सास बहू के पेड़ घर में रसोई और खेती। कच्ची झोपड़ी में संध्या बच्चों को पढ़ा रही है, चांदनी खाना बनाने की तैयारी कर रही है और अनीता कपड़ों की तय लगा रही है। हो, ये गर्मी ने दिमाग खराब कर रखा है। अपने घर का पंखा भी मरा मरा सा चलता है, लगता ही नहीं है कि इससे हवा आ रही है, लेकिन बिजली का बिल वो जरूर आएगा। सोचा था बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो आज आलू के पराठे बना दूंगी, लेकिन आटा ही कम है और आलू तो है ही नहीं, सिर्फ डिब्बे में थोड़े से दाल और चावल है। क्या करूं संध्या दीदी? करना क्या है, वही गरीबों वाला खाना खाना पड़ेगा। जीरे वाली खिचड़ी बनानी पड़ेगी। इतने पैसे भी नहीं है कि उसके साथ दही मंगा ले। तुम लोग फिर से खिचड़ी बना रहे हो क्या? अरे ये कोई खाने की चीज है? तीन लेडीज होकर घर में ढंग का खाना नहीं बना सकती हो, ऊपर से गर्मी ने परेशान कर रखा है। ना बाबा ना, मैं तो दही से खिचड़ी नहीं खाने वाला, मुझे तो कुछ और चाहिए। और कभी कोफ्ते की सब्जी, पनीर, आलू, टमाटर, भिंडी ये सब भी बना लिया करो। जितनी जुबान चल रही है तुम दोनों की, उतना खेत में दिमाग और हाथ भी चला लिया करो तो बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाता बहू से। खुद क्या कर रहे हो? पैसे तुम कमा कर लाते हो ना, उन लोगों का काम तो घर चलाना है, तो बना रही है कैसा भी खाना। इस बार फसल अच्छे से नहीं उगी तो देख लेना। सारी जिम्मेदारी हमारी ही है क्या? इनको भी तो करना चाहिए ना। और फिर भैया के जाने के बाद कितनी मुश्किल होती है चलाना, ये तो आपको भी पता है। अर्जुन, आज अपनी जुबान पर ये बात लेकर आ गया, दोबारा नहीं। जब तुम दोनों नहीं कमा रहे थे तब उसी लड़के ने ही पूरे घर का खर्चा चलाया है। आज जब वो नहीं है तो तुमने अपनी असलियत दिखा दी। अरे क्या राजू तुम्हारा बेटे जैसा नहीं है क्या? रहने दीजिए माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। आखिर कब तक दोनों देवर जी घर की परेशानियां अकेले ढोएंगे? नहीं दीदी, इनकी बात का बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हैं ही ऐसे, आलसी हो गए हैं। 2 दिन जाते हैं, 4 दिन छुट्टी करते हैं। हाँ बहू, इन मूर्खों की बात सुनने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। कमलेश क्या सोचेगा हमारे बारे में कि उसके जाने के बाद हम तेरा और राजू का ख्याल भी नहीं रख पा रहे। तुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चांदनी बहू जो है बना ले, इनको भी यही खाना पड़ेगा। हाँ बना लो तुम लोग, हम बाहर से आते हैं। बस इन लोगों को आता क्या है, टहलते रहेंगे इधर से उधर। फिर दोनों भाई गमछा सिर पर डालकर धूप में घूमने के लिए निकल जाते हैं और चलते चलते अपने खेत में आ जाते हैं, जिसकी फसल को उपजाऊ करने के लिए उन्होंने कर्ज पर जमीन दी थी और खेती कर रहे थे। दोनों भाई एक नंबर के आलसी होते हैं। क्या लगता है भैया, इस बार फसल उग जाएगी ना और हम साहूकार के पैसे चुका देंगे और थोड़े दिन में आने ही वाला होगा। हाँ, फसल देखकर लग तो रहा है अगले हफ्ते इसका अच्छा दाम मिल जाएगा, तो घर में भी कुछ खाने पीने को ले आएंगे। क्या करें, आलस भी आता है और माँ की बातों का बुरा भी लगता है, और इन सब में संध्या भाभी पिस जाती हैं। हाँ भाई, उनके लिए तो मुझे भी बुरा लगता है। वैसे जब भैया थे तो घर में किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे, उनके बाद से सारी जिम्मेदारी हम पर आ गई है। हाँ सो तो है। वहीं घर पर पड़ोसन वंदना आती है। ओहो, मुझे लगा तुम्हारे घर से कढ़ी चावल की खुशबू आ रही है, लेकिन यहाँ तो खिचड़ी बन रही है। शायद पास वाले घर में मीना बना रही होगी। हाँ, खिचड़ी बन रही है, तू खाएगी वंदना? ना भाई ना, ये सुख खाना मेरे से नहीं खाया जाता है। वैसे भी मैं अपने घर में अभी पनीर की सब्जी खाकर आई हूँ। तेरे घर में 3 बहू हैं, 2 बेटे हैं, फिर भी घर की हालत सुधर नहीं रही, और एक मेरा बेटा पूरे घर का खर्च संभालता है। अगर ऐसी चुभोने वाली बात बोलकर तेरा दिल हल्का हो गया है तो अपने घर चली जा, हम जैसे हैं इसी में खुश हैं। ठीक है, वैसे भी इस गर्मी वाली झोपड़ी में रहना किसको है। मुंह फुलाकर वंदना चली जाती है। इतने में खेलने के बाद दोनों बच्चे घर में आकर बैठ जाते हैं। मम्मी भूख लगी है, मुझे भी खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ बच्चों, ये लो। दोनों बच्चे खिड़की देखकर मुंह बनाते हैं। अरे ये कौन खाता है मम्मी? चाची, दादी, या नहीं खाना है? हाँ मम्मी। अरे मैंने आम का अचार बनाया था बहू, जरा लेके आ। मुझे खिचड़ी के साथ वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को तो खिचड़ी ही नहीं खानी है, तो आम का अचार मत देना। ठीक है माँ जी। अरे नहीं चाची, हमें दादी के हाथ का आम का अचार दे दो, मैं खिचड़ी से बहुत अच्छा लगता है। हाँ मम्मी दे दो। वाह माँ जी, मान गया, आपको बच्चे पालने का बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ वो तो होगा ही। इतने में दोनों के पति भी आ जाते हैं और सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन ही दोपहर में साहूकार 2 आदमियों को लेकर गुस्से में बही खाता खोलकर कहता है। अरे भाई, क्यों भाई अर्जुन और मोहन, 6 महीने हो गए, न प्याज दिया न मूल पैसा, कब देने का इरादा है? इस बार फसल बिक जाए तो सब चुका देंगे।
फसल की उम्मीद में मैं कब तक बैठा रहूं? मुझे क्या आगे पैसा नहीं देना है? हाँ हाँ साहूकार जी, इस बार आपका पक्का पैसा देंगे। साहूकार धमकी देकर चला जाता है। एक हफ्ते में पैसे नहीं मिले तो घर कब्जे में ले लेगा। सास और बहुएं घबरा जाती हैं। चिंता मत करो बच्चों, सब ठीक होगा। थोड़े दिन बाद फसल काटनी ही है। हाँ माँ, सब अच्छे से हो जाए बस, फसल बिकेगी तो कर्ज उतर जाएगा। 2 दिन बाद ही मौसम खराब होने लगता है और जैसी कटाई का दिन आता है, ओलावृष्टि और बारिश के कारण पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे पूरा परिवार टेंशन में आता है और खराब फसल उठाकर बड़ी बहू रोने लगती है। हे भगवान, पूरी मिट्टी और फसल बर्बाद हो गई। अब हम साहूकार को क्या देंगे? सब बर्बाद हो गया। नारायण, क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो? अब हम क्या करेंगे? इतने सारे पैसे कैसे चुकाएंगे? मुसीबत भी हमारी छाती पर मूंग दलने पर तुली हुई है। मम्मी दादी, आप सब रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? हमारी फसल खराब हो गई क्या? ये छोटी छोटी बर्फ के गिरने से? हाँ बेटा। घर वाले परेशान होते हैं, कोई ठीक से खाना नहीं खाता। बच्चे ही सबको खाना खिलाते हैं और 1 हफ्ता पूरा हो जाने पर साहूकार गांव के लोगों को लेकर आ जाता है। जैसा कि मैंने कहा था तुम लोग आ जाना, लेकिन तुम लोग नहीं आए। अब मुझे अपना सारा कर्ज चुकता करना ही पड़ेगा। साहूकार जी, हमें थोड़ा और टाइम दे दीजिए। मौसम ने सब खराब कर दिया, वरना हम तो आपको फसल के पैसे देने ही वाले थे। देख लिया गांव वालों तुमने, ये लोग पैसे लेकर गिड़गिड़ाना जानते हैं, लेकिन आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ये देखो, इस कागज पर अर्जुन तुम्हारे अंगूठे का निशान है, जिस पर साफ साफ लिखा है कर्ज न चुकाने पर ये घर मैं हथिया लूंगा। अब तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ। मजबूर मत करना कि सामान फेंकना पड़े। अरे साहूकार जी, एक घर ही तो है हम पर। अब हम सबको निकाल देंगे तो हम सब कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं तो हमारे छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचिए। ये धोखा है साहूकार जी, आपने तो मुझे नहीं बताया कि बदले में आप मेरा घर गिरवी रखने वाले हो। मुझे पढ़ना नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंगूठा लगवा लो। अब फालतू की बातें मत करो। तुम गरीब लोगों का ना यही है, पैसे न देना। कुछ तो सिक्योरिटी में लेना पड़ेगा ना। आप निकल जाओ। अरे बिल्कुल सही हुआ तुम लोगों के साथ, वरना साहूकार जी को तो तुम झूठ साबित कर देते हमारे सामने। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कुछ नहीं हो सकता दीदी, सामान समेटना ही पड़ेगा। तीनों बहुएं घर के बर्तन, कपड़े और बच्चों का सामान समेट लेती हैं। साहूकार उस घर में रहने लगता है और वो लोग भटकते भटकते एक छांव में आकर खड़े हो जाते हैं। गर्मी और पसीने से सबका चेहरा लाल था। बच्चे परेशान हो रहे थे। चांदनी उन्हें पानी पिलाती है। मुझे भी पानी पीना। दादी, हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं अब कहाँ जाएंगे। जिस घर को बनाने में जिंदगी निकल गई, आज उसे ही छोड़ना पड़ गया। तुम दोनों को जरा सा भी अफसोस है कि नहीं अर्जुन मोहन? कुछ लापरवाही तो तुमने भी की है। हम शर्मिंदा हैं माँ, लेकिन फसल तो हमारी खराब हुई है। मेहनत तो हमारी गई, जिसमें अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना जाने क्या होगा। चलिए चलते हैं, अंधेरा होने से पहले एक सही जगह ढूंढनी है। पैसे भी नहीं है कि किराए पर कहीं चले जाएं। और इतने लोग एक ही कमरे में रह भी नहीं सकते। सब लोग वापस चलने लगते हैं। जंगल पार करते वक्त उनका पानी खत्म हो जाता है। तभी नदी मिलती है और अनीता वहां से पानी भरती है। तीनों बहू अपने चेहरे पर ठंडा पानी डालती है। अब जाकर थोड़ा सुकून आया, वरना गर्मी ने तो दिमाग के पेच ही ढीले कर दिए। इतनी देर से चल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ रुकेंगे। मैं तो कह रही हूँ जंगल में हमें नदी के आसपास ही रुक जाना चाहिए। कम से कम पानी तो है। हाँ दीदी, लेकिन कोई सटीक जगह भी तो होनी चाहिए। जंगल है, ऐसा ना हो जंगली जानवर आ जाए। बात तो सही बोल रही है छोटी बहू। तभी बच्चे नदी के पास से खेलते खेलते थोड़ा अंदर जाते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था। तने फैली हुई थी। आसपास बैठने की काफी खुली जगह थी। तब संध्या जैसी उनके पीछे जाती है तो हैरान हो जाती है। अरे बच्चों, तुम यहाँ? बाप रे, ये जगह तो बहुत अच्छी है। यहाँ पर ठंडक भी है पेड़ की छांव के नीचे। मम्मी, अनीता, चांदनी, देवर जी, जल्दी यहाँ पर आइए। तभी संध्या की आवाज पर सब आकर, अरे क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? हाँ जेठानी जी, बताइए ना। वैसे इतनी गर्मी हो रही है, तुम लोग अपनी आंखों से खुद ही देख लो। ये कितनी अच्छी जगह है। यहाँ तो हम आराम से रह सकते हैं। इतनी गर्मी भी नहीं है, ठंडक ही ठंडक है। हाँ दीदी, ये तो एकदम बढ़िया है। जब तक कोई रहने की जगह ना मिल जाए तब तक के लिए यही बढ़िया है। मम्मी मम्मी, इस जगह पर हमारे लिए झूला बना दो ना। हाँ चाची, हमने अपने किताब में देखा था, एक लड़की ऐसे पेड़ पर झूले पर झूलती है। हमें भी झूलना है। ओह बच्चों, तुम कितनी जिद करते हो, लग सकती है तुम्हें। हाँ बच्चों, ये ठीक नहीं है। हे पापा, मुझे तो झूलना है।
अरे बेटा, हम सब यहाँ पर हैं ना, इन बच्चों के लिए झूला बना दे, हमारी निगरानी में झूल लेंगे। हाँ भैया बना दीजिए, मैं रस्सी भी लाई हूँ कपड़े सुखाने वाली, वहाँ से निकाल कर। ठीक है, बना देंगे। थोड़ी देर में बच्चों को भूख लगने वाली है, मैं मिट्टी का चूल्हा तैयार कर लेती हूँ, शाम भी होने को है। अजी आप लकड़ी ले आते और थोड़ी घास वगैरह भी। हाँ, सोने का भी इंतजाम करना है। तब तीनों बहू वहां से घास फूस उठाकर बांध लेती हैं और उसी की झाड़ू की तरह इस्तेमाल कर सफाई कर देती हैं। तीसरी बहू मिट्टी का चूल्हा बनाती है और एक बहू मटके में पानी भर लाती है। कुछ देर में खाना तैयार हो जाता है और दोनों पति खाना खाकर लेट जाते हैं। वहीं बहुएं और बच्चे अभी तक खाते हैं। अरे वाह, ये खाना तो बहुत अच्छा है। देखा माँ जी, मामूली से बैंगन आलू की सब्जी के साथ भी बच्चों को चावल पसंद आ गए हैं। सही तो है, हम भी आराम कर लेंगे, लेकिन कमरे की व्यवस्था होती तो सही रहता। मोहन, अर्जुन, ऐसे पसरने से कुछ नहीं होगा। तीनों बहू जब काम कर रही हैं तो तुम्हें भी करना चाहिए ना, लेकिन तुम्हारा आलस जाता ही नहीं है। उसी आलस की वजह से कहीं ना कहीं हम अपने खेत से बिछड़ गए और घर से भी। 2-4 पैसे जोड़ते तो ऐसे वन में भटकना नहीं पड़ता। बस करो माँ, जब देखो हमेशा सुनाती रहती हो। इतनी भी कमी नहीं है, हमें थोड़ी सी लापरवाही हुई है, इसका मतलब ये नहीं अब सुनाती रहोगी। और थोड़ा सा आराम नहीं करेंगे? इतनी देर से थक गए हैं, लकड़ी भी तो लेकर आए हैं। हाँ माँ, कर लेंगे काम। वैसे भी अब तो हमारे पास अपनी खेती का काम भी नहीं है, पता नहीं कैसे घर का खर्चा चलेगा, खाना पीना कोई साधन नहीं है। दोनों भाइयों की बात सुनकर सावित्री चुप हो जाती है और तीनों बहुएं भी आपस में बातें करती हैं। दीदी मुझे तो चिंता हो रही है, सच में कैसे हमारा खाने पीने का जुगाड़ चलेगा और हमारे पति क्या काम करेंगे, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। वो सब छोड़ो, चींटी आ जाएगी, ये खाना पीना हटा देते हैं। बच्चों ने चावल गिरा दिए हैं, हम भी लेट जाते हैं। बहू बाकी सफाई करके घास वास पर चद्दर डालकर लेट जाती हैं। बच्चे भी सो जाते हैं और दोनों भाई पेड़ के किनारे लकड़ी का चबूतरा बनाकर तैयार कर देते हैं, जिस पर वो दोनों आराम से लेट जाते हैं। रात होती है, शाम का खाना खाकर बहुएं मशाल जला लेती हैं। अब सही रहेगा, रात को कोई जंगली जानवर नहीं आ पाएगा। हाँ दीदी, सुरक्षित सो सकते हैं। वो सब लोग आराम से सो जाते हैं। रात को ठंडी हवा चलती है, जिससे उन्हें अच्छी नींद आती है और सुबह पक्षियों की आवाज से वो सब उठ जाते हैं। फिर नदी पर जाकर सब लोग हाथ मुंह धो लेते हैं। बहू चाय बना देती है और कुछ भुट्टे के दाने होते हैं, उनका चटपटा नाश्ता बना देती है। वाह बहू, तू ये भी लेकर आई थी। हाँ माँ जी, घर में ज्यादा खाने पीने का राशन कहाँ था, जो था वो जल्दी से पोटली में बांध लिया। लेकिन मोहन जी, अब कोई आटा सब्जी नहीं है, हो सके तो किसी से कुछ पैसे उधार लेकर या काम करके आप दूध, आटा, चावल, सब्जी ले आइए। हाँ ठीक है, देखता हूँ। नाश्ता करके दोनों भाई गांव की ओर निकल जाते हैं और छोटी मोटी दुकान और गोदाम में काम मांगते हैं, लेकिन कहीं काम नहीं मिलता। वहीं चबूतरे पर बच्चे खेल रहे होते हैं। अरे मम्मी, आपने चाचू से क्यों नहीं बोला कि वो एक पेड़ वाला घर बना दे, जैसे हमारी कहानी में होता है? बन सकता है ना ऊपर की तरफ कमरा? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, और गिर भी तो सकते हो, यहीं पर ही रहो। नहीं नहीं, मुझे तो पेड़ वाला घर चाहिए। आपने झूला भी नहीं लगाया। हाँ बड़ी मम्मी, झूला भी चाहिए, झूला भी नहीं दिया। ये बच्चे जिद करने पर आते हैं तो सुनते ही नहीं है किसी की। मैं ही झूला बना देती हूँ। इतना कहकर चांदनी अपनी कोई पुरानी साड़ी लेकर आती है और पेड़ पर बांधकर झूला तैयार कर देती है, जिस पर दोनों भाई बहन बारी बारी से झूलकर मजा लेते हैं। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है। अब भैया मेरी बारी। हाँ, तू भी आ जा। इसी तरह दोनों बच्चे झूला झूल कर खुश होते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दोनों बेटों की बेवकूफी की वजह से उनका घर छिन गया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। 3-4 दिन गुजर जाते हैं, वो लोग आराम से रहते हैं, लेकिन बारिश आने पर उनका मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है और आंधी चलने से खाना भी बर्बाद हो जाता है। ओहो, इस आंधी ने तो सब बर्बाद कर दिया। काश हमारे पास कोई ऐसी रसोई होती जहाँ इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। अगर तिरपाल लगा कर भी कर दें तो कोई फायदा ही नहीं, हवा से सब बर्बाद हो जाना है। अरे बहुत हवा चल रही है, पकड़ो पकड़ो चांदनी, अनीता ये साड़ी उड़ जाएगी। हाँ दीदी, पकड़ रखा है, हमारे पास और भी कपड़े हैं। दरअसल तीनों बहू ने धोकर कपड़े सुखाए होते हैं। आंधी के चक्कर में कपड़ों को पकड़ लेती है। इतने में ही छोटी बहू पीछे होती है। पेड़ के खोखले हिस्से में उसका हाथ फंस जाता है। ये मेरा हाथ कहाँ फंस गया? दीदी, ये पेड़ में इतना बड़ा छेद क्यों है? मौसम थम जाता है। संध्या चांदनी जाकर उसका हाथ निकालती है। शुक्र है दीदी बच गई, लेकिन पेड़ के अंदर इतनी खाली जगह कैसे है? संध्या अपना हाथ उस पेड़ के अंदर डालने की कोशिश करती है तो और चूरा सा गिर जाता है। फिर लालटेन जलाकर अंदर झांकती है। अरे बहू, तू पागल हो गई है क्या? क्या पगलेटी कर रही है? अरे वाह, जो मैं सोच रही थी वही हुआ। संध्या के एकदम चिल्लाने से सास बहू तीनों डर जाती हैं। अरे दीदी, आराम से आराम से, आप तो हार्ट अटैक लाकर मानोगी। क्या हो गया, इतनी खुश क्यों हो? पेड़ के अंदर भूत दिख गया क्या?
क्या चांदनी, तुम भी कैसी बातें करती हो। पेड़ के अंदर भूत देखने से मैं खुश होती या तुमको डरा देती। डराया तो आपने हमको अभी भी है, लेकिन बात तो बताओ खुश होने की। बात यह है कि हमें अपनी रसोई अंदर बनाने के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी, वो मिल गई। इस पेड़ के अंदर हम अपनी रसोई बनाएंगे, क्योंकि ये पेड़ अंदर से बहुत खोखला और बड़ा है। और अनीता, तुम ऐसा नहीं करती तो मुझे पता कैसे चलता। चलो आओ इसे साफ करो, अंदर रसोई बनाते हैं अब। ये तो बहुत ही खुशी की बात है दीदी, चलो काम पर लग जाते हैं। ओह, तो ऐसा क्या? अब तीनों बहू मिलकर पेड़ के खोखले हिस्से में अंदर जाती हैं और वहां की सफाई करके कीड़े मकोड़े के जाले हटा देती हैं, कीड़ों के बिल बंद कर देती हैं, सूखे पत्ते निकालती हैं, छोटे छोटे खांचे तैयार करके मसाले की डिबिया रखती है और छोटी बहू फिर से मिट्टी का चूल्हा तैयार कर लेती है। अरे ये क्या हो रहा है? बेटा, पेड़ के घर की सफाई हो रही है। दीदी, ये जगह अंदर से तो बहुत बड़ी है, यहाँ बैठकर खाना भी बन सकता है और बच्चे खा भी सकते हैं, लेकिन लकड़ी का धुआं बाहर कैसे जाएगा? ऐसे तो हमें घुटन हो जाएगी। उसका जुगाड़ भी है मेरे पास, मैं अभी आई। चांदनी बाहर निकलकर आसपास के पेड़ों से बांस का पाइप ढूंढ के लाती है और उसको पाइप के जैसा इस्तेमाल करके चूल्हे के ऊपर वाली जगह पर पेड़ में गड्ढा करके लगा देती है, जिससे कि बाहर की ओर सारा धुआं चला जाए। वाह, आखिर हम तीनों ने मिलकर अपने पेड़ घर की रसोई तैयार कर ली। अब बच्चों के लिए पेड़ घर तैयार करना है। वो भी तुम तीनों मिलकर कर दोगी, मुझे अच्छे से पता है। तीनों बहू अपने पेड़ घर की रसोई में खाना बना रही होती हैं कि जंगल से लकड़ी लेने के लिए पूजा और वंदना निकलते हैं। तब गरीब बहुओं को देखकर, ओहो, तो तुम तीनों बहुएं यहाँ रह रही हो जंगल के अंदर छुपकर? देखो देखो, ये लोग एक पेड़ घर के अंदर रहने वाले हैं, 4 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी। वंदना चाची, डूबते को तिनके का सहारा होता है, हमारे लिए तो ये पूरा पेड़ ही सहारा बन गया। आप हमारी चिंता मत कीजिए, जाइए। हाँ, तो रहेगा भी कौन यहाँ? जंगलों में तो सिर्फ जानवर रहते हैं। ये कहकर दोनों सिर पर लकड़ी लिए निकल जाती हैं। सावित्री को गुस्सा आता है पर बहुएं शांत कर देती हैं। माँ जी, इनकी टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, छोड़िए। सही बोला बहू तुमने। अर्जुन और मोहन को एक ढाबे पर काम मिल जाता है, जहां उन्हें थोड़ी बची हुई कच्ची सब्जी और पैसे मिलते हैं और वो यहाँ ले आते हैं। आलू, बैंगन, गोभी को देखकर संध्या पेड़ के अंदर के घर की रसोई में खाना बनाती है और उसके छिलके बरगद के पेड़ के बगल में मिट्टी में दबा देती है। बच्चे भी खेल खेल में वहां पानी डाल देते हैं और जब तेज धूप होती है दोपहर में, तो घर के सभी लोग पेड़ घर की रसोई में बैठकर खाना खाते हैं। अरे वाह, पेड़ के अंदर तुमने रसोई कैसे बना दी? बहुत मेहनत लगी होगी ना इतना खोदने में? बिल्कुल नहीं जी, ये पेड़ अंदर से इतना खोखला था कि अनीता का तो आराम से हाथ घुस गया था। फिर हमने भाभी ने मिलकर आराम से सफाई कर ली और धूल मिट्टी से परेशान हो रहे थे। अच्छा है ना, अब हमारी रसोई एक पेड़ के अंदर है, बस बच्चों के लिए जल्दी से कमरा भी तैयार हो जाए। वैसे तो हमें काम मिल गया है भाभी, लेकिन हम बच्चों के लिए कमरा भी तैयार कर देंगे। ये चाचू, हमारा पेड़ घर भी बन जाएगा। हाँ बेटा, अब तो लगाव होने लगा है इस जगह से। खुशी खुशी वो सब खाना खाते हैं। खेलते खेलते बच्चे एक बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं। 2 दिन बाद जब बारिश होती है तो उधर पानी भी भर जाता है। फिर दोनों बच्चे मछली खाने की जिद करते हैं, तो अर्जुन और मोहन के साथ मछली पकड़ कर लाते हैं और 2 मछली बनाने के बाद 2 मछली इस पानी वाले गड्ढे में डाल देते हैं जो बच्चों ने बनाया था। 4 दिन बाद वो मछलियां बड़ी भी हो जाती हैं और पैदा हो जाती हैं। ये देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। अरे वाह मम्मी, चाची, दादी, देखो हमारे तालाब में तो और मछली आ गई, कितनी सारी हैं। हाँ भैया, मम्मी, दादी, चाचा, जल्दी आओ। अरे वाह, ये तो छोटी छोटी हैं, बड़ी हो जाएंगी तो उसे बेच भी सकते हैं। जाने अनजाने में तुमने अच्छा कर दिया बच्चों, अब हम इसे खा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। बहू, मुझे ही अचानक से गर्मी लग रही है या तुम्हें भी गर्मी लग रही है? हाँ माँ जी, मुझे भी गर्मी लग रही है, मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा कहकर नीता अपनी एक साड़ी नदी से गीली करके लाती है और रसोई घर से थोड़ी दूर पर टांग देती है। अब जब जब हवा उसे गीले कपड़े से होकर गुजरती है तो उनके पास ठंडी हवा आने लगती है। अरे वाह नीता, तुमने तो एकदम माहौल ही ठंडा कर दिया। देखा दीदी, मेरा देसी कूलर की ठंडी हवा। अरे ये पौधा कैसे आ रहा है यहाँ? बहू, ये तो गोभी और धनिया का पौधा है। अरे हाँ, उस दिन सब्जी के छिलके और जड़ इसमें डाल दी थी, उसी से ये हुआ है। माँ जी, मैं तो सोच रही हूँ हमें अपनी खुद की थोड़ी बहुत खेती शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, इससे हमारे ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और सही सब्जी तोड़कर खा लिया करेंगे। अरे हाँ अनीता। तब अनीता और चांदनी शाम को 10 रुपए लेकर बाजार जाते हैं, जहाँ से कुछ सब्जी खरीद लेते हैं और जो मंडी वाले बची कुची सब्जी छोड़ जाते हैं, दोनों बहू उन सब्जियों को उठाकर घर ले आती हैं और अपने पेड़ घर के आसपास की क्यारी बनाकर आराम से मिट्टी में दबा देती हैं
और छोटे छोटे प्लास्टिक की बोतल में रसोई घर के अंदर मेथी, पुदीना और धनिया के छोटे पौधे को टांग देती हैं, जिससे उनके पेड़ घर की रसोई भी अच्छी लगती है। और अर्जुन मोहन ने लकड़ी काटकर एक पेड़ घर के ऊपर और एक साइड में कमरा बनाया होता है, जो बहुत सुंदर लगता है। और उस पर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियां भी बनाई होती हैं। और तीनों बहू मिलकर लकड़ी की अलमारी भी बनाती हैं, जिसमें वो कपड़े रखते हैं। तभी बच्चे लकड़ियों की सीढ़ी को चढ़कर ऊपर के कमरे में पहुंच जाते हैं। अरे वाह मम्मी, चाचू, दादी, ऊपर आओ, देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ से तो हम जंगल और गांव दोनों देख सकते हैं। हाँ हाँ भैया, मुझे तो अपना पेड़ घर बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, सच में ये जगह बहुत खूबसूरत है। दीदी, आज बच्चों के साथ मेरा भी पेड़ घर में रहने का सपना पूरा हो गया। कुछ ही दिनों में बहुओं की छोटी सी खेती की सब्जियां उग जाती हैं। एक तरफ लाल लाल टमाटर, बेल वाली करेले, लौकी, घिया, उस पर छोटे छोटे सीताफल और साइड में गोभी, बैंगन, आलू, मिर्ची, धनिया इत्यादि। देखो तो बहू, तुम तीनों ने अपने हाथ से जो पेड़ घर की रसोई, खेती और ये घर बनाया है, कितना सुंदर लग रहा है। और दादी, हमारा बनाया हुआ मछली वाला तालाब भी। हाँ हाँ, वो भी। अब तो हमारे पास इतनी चीज है, बहू कुछ अच्छा बना कर खिला दो। क्यों नहीं माँ जी। तब तीनों बहू अपनी सुंदर सी रसोई में एक तरफ मछली के पकौड़े तो दूसरी तरफ आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी की मिक्स सब्जी बनाती हैं और साथ में गरम गरम फुलके और चावल। और ये देखो, हमारे पास पैसे थे तो हम बूंदी और लस्सी भी ले आए हैं, अब इसे भी बना कर दे दो। अरे वाह, आज तो पार्टी हो गई। अब सब मजे से खाना खा रहे थे। वाह, कितने दिनों बाद ऐसा बढ़िया खाना खाया है। सच में भाभी, आपके हाथ की मछली पकौड़ा बहुत अच्छा है। मुझे तो मिक्स वेज भी बहुत अच्छी लग रही है। देवर जी, हमने धीरे धीरे इतनी सब्जी उगा ली और मछलियां भी हैं कि आप दोनों आराम से बेच सकते हैं। अब कहीं और काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100-200 रुपए ही मिलते हैं दिन का। हाँ भाभी, आप ठीक कह रही हो। पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था। किसने सोचा था कि पेड़ घर के सहारे खेती और मछली पालन भी हो जाएगा। खाना खाने के बाद दोनों पति मछली और सब्जियां बेचने चले जाते हैं। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली ले लो। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, धनिया, टमाटर, भिंडी, गोभी, आलू ले लो ले लो। अरे भाई मोहन, तेरी फसल तो खराब हो गई थी, ये तुमने सब्जी बेचना शुरू कैसे कर दिया? अरे हमारी पत्नियों ने सब्जियों की खेती की है तो बेच रहे हैं। ऐसा तो नहीं लिखा कि मेहनत करने वालों को सफलता कभी हासिल ही नहीं होती। मुकेश का मुंह बंद हो जाता है। वहीं अनीता, चांदनी, संध्या जब खाना बनाती हैं तो बंदर उनकी रसोई में घुसकर तहस नहस कर देता है और फिर उनके पेड़ पौधों के साथ भी ऐसा ही करता है। टमाटर, बैंगन उठाकर खाने लगता है। तब सास और बहू से भगाती है। बंदर के बच्चे, भाग भाग, कितना नुकसान कर दिया हमारा। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसने हमारी 2-3 टमाटर, बैंगन सब खराब कर दिए। तीनों बहू उस बंदर को पकड़ने की कोशिश करती हैं कि आपस में टकराकर गिर जाती हैं। दोनों बच्चे हंसने लगते हैं। अरे मम्मी, चाची, एक दूसरे को नहीं पकड़ना, बंदर को पकड़ना है। हाँ मम्मी, बहुओं, इन बंदरों ने बहुत नुकसान किया है, कुछ करना होगा तुम्हें। सब ठीक करना पड़ेगा दीदी, हमें इस पेड़ घर के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाना होगा। बंदर भाग जाता है। इतने में तीनों बहू के दिमाग की बत्ती जलती है और वो ढेर सारी लकड़ियां लाकर लगा देती हैं। अब सही है, कोई बंदर या जंगली जानवर हमारी खेती और रसोई को बर्बाद नहीं कर सकता। दिन गुजरते हैं। अब पेड़, घर और खेती से तीनों बहू खुश थी और अपना घर चला रही थी। पति भी कमा रहे थे, लेकिन एक बार आंधी आने से उनके पेड़ घर के कुछ तने वगैरह टूट जाते हैं, जिससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चबूतरा भी खराब हो जाता है, लेकिन तीनों बहू हार नहीं मानती, फिर से उस जगह को बनाती हैं। एक सुबह मछली अभी उस छोटे तालाब से गायब होती है। तब चांदनी, हाय रब्बा, हमारी इतनी सारी मछलियां कहाँ चली गईं? किसी ने चोरी कर ली क्या रात में? हम तो घाटे में आ जाएंगे। आज ये क्या बेचने जाएंगे? अरे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बच्चों ने एक और गड्ढा बनाया था, शायद वो गड्ढा कमजोर था तो सारी मछलियां पानी समेत उधर आ गई हैं। मछलियां तो सब मर गई हैं, बदबू आ रही हैं। अब हमें नहीं मछली पालन शुरू करना होगा। ये बीमार होकर मर गईं। आखिर नुकसान हो ही गया। तब तीनों बहुएं एक मजबूत तालाब और साफ सुथरा बनाती हैं और उन मछली को हटाकर नई मछलियां लाती हैं, जिस पर पैदावार बढ़ती है। अब सब कुछ ठीक था। एक दिन एक टूरिस्ट ब्लॉगर जंगल में भटकते भटकते उनके सुंदर से पेड़ घर के पास पहुंचता है और वीडियो बनाने लगता है। अरे वाह, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। इट्स रियली नाइस। क्या आप लोग यहाँ पर रहते हैं? ये सुंदर से पेड़ पौधे और ये घर और सब्जियों का खेत भी आपका ही है? अरे ये मेरी तीनों बहू ने मिलकर अपने हाथ से तैयार किया। और अभी तो तुमने पेड़ घर की रसोई नहीं देखी, मेरी बहू वहाँ खाना बनाती है, देखो। वो ब्लॉगर वीडियो बनाते हुए उनके पेड़ घर की रसोई में जाता है, जो कि बहुत सुंदर थी और खाने की खुशबू से उसकी भूख बढ़ जाती है। अगर आपको बुरा न लगे तो मुझे भी आपके पेड़ घर की रसोई का खाना मिल सकता है, भूख लग गई है देखकर।
हाँ भैया खा लीजिए, कोफ्ते की सब्जी और भरवा करेला है। तब वो ब्लॉगर वीडियो बनाते हुए ही खाता है। मैंने होटल देखे हैं, ढाबे देखे हैं, लेकिन पेट के अंदर ऐसी रसोई पहली बार देख रहा हूँ। और आपका बनाया मिट्टी के चूल्हे का खाना तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट है। शुक्रिया भैया। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना अगर मैं ये वीडियो अपलोड कर दूं? क्या है ना, पूछना जरूरी है। हमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। तब वो ब्लॉगर खाना खाकर चला जाता है और उस वीडियो को अपलोड कर देता है। अपलोड करने के बाद बहुत सारे लोग उनके पेट घर को देखने आते हैं। अब टूरिस्ट देखने आते हैं तो उनको भूख लगती है। भूख लगने पर तीनों बहू मिलकर खाना बनाने लगती हैं। अपने खेती की सब्जियां तोड़कर रसोई घर में खाना बनाती हैं और वहीं चारपाई पर बिठाकर खिलाती हैं। लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके उन्हें पैसे भी मिलने लगते हैं। लगता है दीदी भगवान ने हमारी किस्मत चमका दी। इस पेड़ घर में हमें सिर्फ सहारा नहीं दिया, ये तो हमें खेती के साथ रोजगार भी दे रहा है। देखो ना, लोग आ रहे हैं। इसी बीच एक तोता जाकर वहां रहने लगता है। बच्चे उसके साथ खेलते हैं और सावित्री जो भी बोलती हैं तोता वही रिपीट करने लगता है। अरे बच्चों, इस तोते ने हरी मिर्च और टमाटर खा लिए, तुम इसे और मत दो। अरे बच्चों, इस तोते ने हरी मिर्च और टमाटर खा लिए, तुम इसे और मत दो। अरे दादी, तोता आपकी नकल कर रहा है। अरे दादी, ये तो आपकी नकल कर रहा है। अरे ये तो सबकी नकल करता है। तोता हर किसी की नकल उतार कर सभी लोगों को हंसाता रहता है। वहीं दोनों पति भी ज्यादा कस्टमर के लिए अब टेबल कुर्सी लगा देते हैं। लोग वहां आकर खाना खाते हैं। अरे वाह, सच में वीडियो में जैसा देखा था उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा है आपका पेड़ घर। और ये खेती है, तालाब, ये झूला बहुत अच्छी वाइब दे रहा है। आपके हाथ का खाना भी बहुत अच्छा है। और क्या क्या है? हमारे पास फिश करी, चावल, बैंगन आलू की सब्जी, मिक्स वेज, बिरयानी सब है। ठीक है, आप ले आओ और मुझे कुछ ठंडा भी चाहिए। ठीक है, आप ले आओ और मुझे कुछ ठंडा भी चाहिए। अरे ये कौन बोला? अरे डरिए मत, हमारा मिट्टू बोला। अच्छा, बड़ा प्यारा है। ये बच्चे कहाँ गए? तुम क्या कर रहे हो मछलियों के साथ? बड़ी मम्मी, हम इन्हें दाना दे रही हैं। तभी नीतू 2 मुट्ठी मछलियों का खाना डाल देती है। तब सारी मछली एक जगह पर आकर खाने के लिए उछलने लगती है। तब राजू ताली बजाकर, अरे ये क्या हो गया मछलियों को? कुछ नहीं, आज इनकी शादी थी, मैंने दावत दे दी। सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी वंदना आकर, ओहो, तुम्हारा तो अच्छा खासा होटल खुल गया, सही है। अब खुश तो हो गए तुम लोग। जाके पाँव न फटी बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। ये सुनकर वंदना उल्टे पांव चली जाती है। तीनों बहू आई कस्टमर को अपने पेट घर की रसोई में बिठाकर खाना खिलाती हैं। आसपास खेत होने की वजह से माहौल एकदम ठंडा और खुशनुमा रहता है। इसी तरह उनका काम चलता रहता है। लोग दूर दूर से उनके पेट घर के ढाबे का खाना खाने आते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं। आर्थिक स्थिति खत्म हो जाती है। पैसे आने लगते हैं, लेकिन वो अपने इस पेड़ घर में आराम से रहते हैं। लेकिन जब सरकारी वन्य अधिकारी को उनके बारे में पता चलता है तो वो वहां पर पहुंच जाते हैं। देखिए, वन संरक्षण की तरफ से आपको सूचित किया जाता है कि यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। नदी पास में होने की वजह से बाढ़ का खतरा भी है और ऐसे सरकारी जगह पर अवैध तरीके से रहना भी गलत है। आपको ये जगह खाली करनी होगी। नहीं अधिकारी जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा घर है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? हमारा खेत, हमारा सब कुछ यही है। देखिए, आपको यहाँ से जाने के बाद निराश नहीं होना पड़ेगा। सरकार आपको घर और खेत दोनों देगी जहाँ पर आप ये सब कर पाओ, लेकिन ऐसे रहना खतरे से खाली नहीं है। मन तो नहीं है इस जगह को छोड़ने का, पर क्या कर सकते हैं। तीनों बहू की आंखों में आंसू थे। बच्चे उदास थे, उनका झूला झूलने का भी मन नहीं था। तीनों बहू अपने पेड़ घर की रसोई से चिपक गई हैं। जब हमारा कोई घर नहीं था तब इसी पेड़ ने हमें सहारा दिया था। लेकिन अब हमें जाना होगा। वैसे भी ये कोई पक्की जगह नहीं थी। मिस यू पेड़ घर। 2 दिन बाद सरकारी अधिकारी आ जाते हैं। तब उसे जगह को छोड़ने से पहले वो एक फोटो खींच लेते हैं और नए घर में लेकर आ जाते हैं। यही हमारा पहला घर था। लोग कहते हैं हम पेड़ छोड़ाए, लेकिन सच तो ये है कि वो पेड़ आज भी हमारे दिल में रहता है। सास रोज उस पेड़ घर फोटो के नीचे दिया जलाती है। सब लोग अपने उस वक्त को याद करते हैं, लेकिन आज वो अपने नए खेत में खेती करते हैं। दोनों बेटों की ताजी सब्जी की दुकान होती है और अब वो खुशी खुशी रहते हैं। दोस्तों, अगर आपका कभी घर छिन जाए और आपके पास सिर्फ रहने के लिए पेड़ हो तो आप क्या करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।